हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट की बुक से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सारे टॉपिक्स को पेज बाय पेज कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट यानी नाइक एपाश, जो कि अमेरिका निर्मित था, नाइक एपास को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। टीईआरएलएस से प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह था। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह था। स्पुतनिक 2 18 दिसंबर 1958 को स्कोर अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। 4 अक्टूबर 1959 को लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान था, जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टाक प्रथम मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की गई इसमें, और पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया था। 4 दिसंबर 1963 को वोस्टॉक 6 पूर्व सोवियत संघ के वेलेंटाइना टेरेश्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। 6 अप्रैल 1965 को इंटेलसेट व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह बना। 16 नवंबर 1965 को वेनेरा 3 पहला अंतरिक्ष यान था जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा था। 21 अक्टूबर 1968 को लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। 14 नवंबर 1969 को दोस्तों सोयूज 4 सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष यान था। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे, और इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा था। 19 मई 1971 को मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान को उतरा था। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां देखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों यथा ESLV-3, ASLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए गए। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद यानी SAC। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविज़न में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल किए गए। शार केंद्र श्रीहरिकोटा। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। दूसरा है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है।
महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क यानी ISTRAC, इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र हैं। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री, निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। लाएगा मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन, MCF जिसको बोलते हैं। इनसैट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम, इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, PRL, इसको PRL बोलते हैं। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में स्थित है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूरसंवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी का ही अंग है। प्रमुख भारतीय उपग्रह देखेंगे, इसमें आर्यभट्ट है। तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलकीय प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कई प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु उन्होंने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। उपग्रहों के प्रकार देखेंगे, चलिए। परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रहों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है निम्न भूकक्षीय उपग्रह यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्षा में सामान्यतः 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई पर कार्य करते हैं, 500 से 1000 किलोमीटर पर। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर सौरदीप्त क्षेत्र दृश्यमान होता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह इसी वर्ग में आता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह देखेंगे, तो ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूँकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करती है, अतः यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। इनसैट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा लॉन्ग एक्लिप्टल मोलेनिया ऑर्बिट 504 किलोमीटर उपभू से लेकर 39,834 किलोमीटर अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं, जैसे कि भास्कर 1। प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर 1 को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। अगला देखेंगे भास्कर 2। भास्कर 1 के संशोधित प्रतिरूप भास्कर 2 को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 को पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया तथा इसका घूर्णन कक्षा तल
के लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर 2 द्वारा समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। रोहिणी श्रृंखला अगली आएगी, रोहिणी श्रृंखला। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था। इस अभियान के द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS प्रथम को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RSD-2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV-3D द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV-3 को एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया तथा भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल देखेंगे। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू-स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क डेटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भू-स्थैतिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोर्टर के प्रयोग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव से इनसैट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला देखेंगे। SROS। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं ASLV द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह SROS-1, SROS-2, SROS-3 और SROS-4 प्रक्षेपित किया गया। SROS-1 और SROS-2 असफल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसैट प्रणाली एवं एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू-स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसैट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जबकि इनसैट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इनसैट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी 4 उपग्रह इनसैट 1A, 1B, 1C, 1D। द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह इनसैट 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। तृतीय पीढ़ी में भी 5 उपग्रह 3A, 3B, 3C, 3D और 3E तथा चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई। चौथी पीढ़ी के उपग्रह 4A, 4C, 4B तथा 4CR का प्रक्षेपण हो चुका है। भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली देखेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स IRS का विकास किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, भूजल, सागर, वन आदि का। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरा,
इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लेते हैं और इन चित्रों के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूर संवेदी उपग्रह के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराकर किसी स्थान विशेष पर समयानुसार हो रहे परिवर्तनों का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग प्रत्येक 30 सप्ताह के बाद गुजरता है। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह हैं IRS-1A, IRS-1B, IRS-1E, IRS-P2, IRS-1C, IRS-P4, IRS-P6 और कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2 और कार्टोसेट 3 आदि हैं। कार्टोसेट एक देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। मैटसैट क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 दिसंबर 2002 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मैटसैट को भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भू-स्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थिर नजर आएगा। भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए गए थे। मैटसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है जिसमें पृथ्वी से निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पहला अवसर था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपणयान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया। इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारियां इनसैट श्रेणी के उपग्रहों से प्राप्त की जाती थी। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय देखेंगे तो 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज़ T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान में बंकाबूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? तो शर्मा का उत्तर था, सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम देखेंगे तो USA का है दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, रूस में कॉस्मोनाइट्स कहते हैं, चीन में टाइकोनाइट्स कहते हैं। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री बने। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-104 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर बाद नष्ट हो जाने से हो गई। चंद्रयान 1 क्या है? तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 है। यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C11 के लिए जरिए किया था। नोट है, प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा तथा द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा था। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल रहा। 11 पेलोड युक्त चंद्रयान 1 से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के लिए एक विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक में बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर व्यालालू में की गई है। यह प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी चंद्रयान के साथ भेजे गए हैं। 14 नवंबर 2008 को वैज्ञानिक उपकरण मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में शाकेल्टन गड्ढे के पास छोड़ दिया। मून इम्पैक्ट प्रोब के चारों ओर भारतीय ध्वज चित्रित हैं। यह चांद पर भारत की मौजूदगी का एहसास कराएगा। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया। 30 अगस्त 2009 को इसरो ने चंद्रयान प्रथम मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। नोट है, चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम जवाहर बिंदु रखा गया है। चंद्रयान 2 22 जुलाई
2019 को भारतीय भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV-M के तृतीय द्वारा चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर जो कि विक्रम था और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका। नोट है, जिस स्थान पर चंद्रयान-2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस स्थान का नाम तिरंगा रखा गया। चंद्रयान-3 यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसका प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LV-M3M4 रॉकेट के द्वारा किया गया है। इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसके लैंडर का नाम विक्रम एवं रोवर का नाम प्रज्ञान है। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 के दिन 6:04 भारतीय समयानुसार पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। लैंडर विक्रम चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा है उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया है। नोट है, जापान के मून लैंडर स्लिम यानी मून स्नाइपर ने 19 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अमेरिका की एक निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स ने अपने 6 पैरों वाला रोबोट लैंडर ओडिसियस को 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट मालापर्टेव नाम के क्रेटर में सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहा। ओडिसियस का प्रक्षेपण स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के कनेडी स्पेस सेंटर से 15 फरवरी 2024 को किया गया था। इसके साथ ही इंटुएटिव मशीन चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व की निजी कंपनी हो गई। इससे पूर्व यह उपलब्धि अमेरिका, रूस, चीन, भारत व जापान की सरकारी एजेंसियों को ही प्राप्त थी। भारत का सूर्य मिशन देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया। इसका प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है। आदित्य L1 का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और वे पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं के संबंध में गहरी समझ हासिल करना है। लैग्रेंज पॉइंट्स क्या है? तो यह अंतरिक्ष में विशेष स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं। कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। भारत का मंगल मिशन देखेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन, जिसे मंगलयान नाम दिया गया है, 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगलयान की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। नासा, ESA और रॉस कॉस्मोस के बाद इसरो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी है। मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपए है। मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर दूर रहेगा, जबकि सबसे दूर होने पर 8000 किलोमीटर दूर रहेगा। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और संचार उपग्रहों में किया जा सकेगा। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी देखेंगे। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा तथा 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना लिया। इस क्लब के अन्य पूरे 5 सदस्य थे रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान एवं चीन।
SLV-3 एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। इसका ईंधन ठोस था। SLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक परीक्षण प्रक्षेपण किए गए, जिनमें द्वितीय तथा चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा। 17 अप्रैल 1983 की SLV-3 की चतुर्थ एवं अंतिम उड़ान द्वारा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखेंगे। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात ASLV वास्तव में SLV-3 का ही संवर्धित रूप है। इसे 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक से चलने वाले ASLV के स्ट्रैप ऑन प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन प्रणोदक एवं तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिनमें से ASLV-D1 24 मार्च 87 एवं ASLV-D2 13 जुलाई 1988 की प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल सिद्ध हुए थे। PSLV क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV। 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक या समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया। PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसमें प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदकों तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्राजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई, जिसमें प्रथम उड़ान असफल, द्वितीय और तृतीय उड़ान पूर्णतः सफल सिद्ध हुई थी। PSLV-3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, जो देश के समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नज़र रख सकेगा। GSLV क्या है? तो जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV। GSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक या फिर भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक और तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में और अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव प्रणोदकों के अंतर्गत मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्राजाइन और N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन -250 डिग्री सेल्सियस और द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान 28 मार्च 2001 को सफल रहा था। GSLV-D1 ने भी प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और लगभग 1,000 किलोमीटर नीचे रह गया। लेकिन GSLV-D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2, जिसका वजन 1800 किलोग्राम को था, उसको पृथ्वी के समानांतर कक्षा से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया तथा इंडोनेशिया के बीओक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया। GSLV-D2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मई 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता के बाद भारत उन 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और चीन के एलीट ग्रुप में शामिल हो गया, जो भू-स्थैतिक प्रक्षेपण में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी क्या है? तो क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ निम्न ताप की है। यह ग्रीक भाषा शब्द क्रायोस से बना है, जो बर्फ़ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न ताप की विज्ञान 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है।
निम्न ताप अवस्था यानी क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजनों में अति निम्न ताप -250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है ऑक्सीजन का। इस प्रौद्योगिकी में इन प्रौद्योगिकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इस इंजन की प्रमुख विशेषता है क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा पैदा होती है वह ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। इसमें ईंधन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन से परिचालित होने वाले इंजन की ज्वलन की दर को नियंत्रित करना कठिन होता है। इस प्रौद्योगिकी से युक्त इंजन में प्रलोदक की प्रति इकाई भार में अधिक बल पैदा होता है, जिससे यान को अधिक बल यानी थ्रस्ट मिलता है। नोट है, क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्नताप अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने भी भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीकी विकसित कर GSLV D5 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश है। भारत से पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस ने की थी। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे भारतीय परमाणु अनुसंधान। डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते हैं। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र देखेंगे। पहला आएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क। ट्राम्बे मुंबई में स्थापित बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र परमाणु विज्ञान और संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि एवं कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है। बार्क के परमाणु रिएक्टर देखेंगे तो अप्सरा रिएक्टर का निर्माण हुआ था 1956 में, या 1 मेगावाट का क्षमता है इसकी। साइरस रिएक्टर का निर्माण हुआ था 1960 में, 40 मेगावाट की क्षमता है इसकी। जर्लिना रिएक्टर का निर्माण हुआ था 1961 में और 0 मेगावाट की क्षमता है इसकी। पूर्णिमा 1 का रिएक्टर का निर्माण हुआ था 1972 में, 0 मेगावाट क्षमता है। पूर्णिमा 2 का निर्माण हुआ था दोस्तों 1984 में, 0 मेगावाट का है। ध्रुव रिएक्टर का निर्माण हुआ था 1985 में, 100 मेगावाट की क्षमता है इसकी। पूर्णिमा तृतीय का निर्माण हुआ था 1990 में और 0 मेगावाट की क्षमता है इसकी। कनाडा के सहयोग से बार्क ने स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। दूसरा आएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। वर्ष 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। पहला, इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। तापमान रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज़्यादा होता है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैप्सोडी रिएक्टर पर आधारित है।
कामनी क्या है? तो कामनी संक्षिप्त रूप है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का। कामनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू कर दिया है। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, वहीं कामनी थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। स्मरणीय है कि कामनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंट का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कैट। 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेज़र एवं तरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोट है, लेज़र अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेज़र की खोज अमेरिका की हेजेस प्रयोगशाला में थियोडर मेमन के द्वारा 1960 में की गई। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेज़र का निर्माण किया। चौथा आएगा परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षमता के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयाँ देखेंगे। परमाणु पदार्थ निदेशालय है दोस्तों हैदराबाद में। गुरु जल बोर्ड है मुंबई में। नाभिकीय ईंधन परिषद है हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में है। चलिए परमाणु परीक्षण देखेंगे। 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलोटन क्षमता का था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। पहले परीक्षण के 24 वर्षों बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। सब किलोटन अर्थात 1 किलोटन से कम विस्फोटों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर कर भी दिए तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। पहला है आर चिदम्बरम, दूसरा APJ अब्दुल कलाम, तीसरा अनिल काकोदकर को। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया है। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण देखेंगे। परीक्षण की तिथि है 11 मई 1998 को थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया के द्वारा किया गया था। 43 किलो टन का था। 11 मई 1998 को विखंडन के द्वारा किया गया था और 12 किलो टन क्षमता था उसकी। 11 मई 1998 को ही लो यील्ड प्रक्रिया के द्वारा किया गया, जिसकी क्षमता 0.2 किलो टन की थी। 13 मई 1998 को लो यील्ड प्रक्रिया के द्वारा किया गया, जिसकी क्षमता 0.3 किलो टन की थी। 13 मई 1998 की लो यील्ड प्रक्रिया के द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसकी क्षमता 0.5 किलो टन की थी। नोट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंडर्स में किया था। भारत में परमाणु विद्युत गृह देखेंगे। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यहाँ अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई है। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकीय संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान व विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग 1984 में विलय करके
रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम देखेंगे तो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला आएगा पृथ्वी। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। दूसरा है त्रिशूल। यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। तीसरा है आकाश। यह जमीन से हवा में मार सकने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीक को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल से की जा सकती है। यह परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। अगला आएगा चौथा अग्नि। अग्नि श्रेणी में 5 प्रक्षेपास्त्र हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है एवं इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले अग्नि 3 का विकास भी किया जा रहा है। अग्नि 3 को पाकिस्तान की हत्व 3 तथा इजराइल की जेरिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि 3 परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता रखती है। भारत ने 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह प्रक्षेपास्त्र 3500 किलोमीटर तक मार सकने में सक्षम है। इसमें ठोस प्ररोधक के 2 चरण और 1 पेलोड है। इसमें 2 स्तरीय हथियार प्रणाली है जो ठोस प्ररोधक से चलती है। या जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के साथ भारत भी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र क्लब में शामिल किया गया, जिसमें अब तक केवल 5 सदस्य राष्ट्र थे। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मारक की दूरी को ही आईसीबीएम श्रेणी में माना जाता है, लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय मानदंड से 500 किलोमीटर कम है। अग्नि 5 की जद में बीजिंग और शंघाई सहित अधिकांश चीन, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा से बाहर हैं। इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता है। इससे अनेक छोटे छोटे मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। नोट है अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। पांचवा आएगा नाग। यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दाग देने के बाद पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान देखेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना 1954 में हुई। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना के मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। मंझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसका 1960 में हुआ था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय वास्को डी गामा में है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1970 में की गई। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1973 में की गई। गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड की स्थापना 1934 में की गई। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र देखेंगे, जिसमें पहला आएगा धनुष। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। यह पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। दूसरा आएगा सागरिका।
यह सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों ही एक तरह के आयुध में ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया। भारत ऐसा पांचवा देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। अन्य 4 देश हैं यूएसए, फ्रांस, रूस और चीन। तीसरा आएगा अस्त्र। यह मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला एवं स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। यह भारत का पहला हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यह प्रक्षेपास्त्र प्रत्येक मौसम में दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली है। इस संस्करण की विभिन्न प्रक्षेपास्त्र 500 मीटर से 340 किलोमीटर तक की अलग अलग दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम हैं। अस्त्र MK1 को भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKE के साथ एकीकृत किया गया है। चौथा आएगा ब्रह्मोस। यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस यानी भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह और रूस की नदी मकवा के मौस से मिलाकर बना हुआ है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। यह भी दागो और भूल जाओ की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना गति तेजी से चलती है। पांचवा आएगा प्रद्युम्न। यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में ही बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। यह एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस एयर डिफेंस यानी 802 मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया। छठवां आएगा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। इस मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। रुद्रम मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया है। रुद्रम मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए वायु सीमाओं की प्रभावी रूप से रक्षा करने, दुश्मन की हवा वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? तो बैलिस्टिक से आशय है कि ऐसे प्रक्षेपास्त्र से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। क्रूज मिसाइल क्या है? तो इस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य की खोज कर प्रहार करती है। अगला आएगा युद्ध टैंक अर्जुन। इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों और विकिरण प्रभावों से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। अगला आएगा T-90S भीष्म टैंक। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है। यह जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने में सक्षम है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस देखेंगे। यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अभी GE-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ान भर सकती है और हवा से हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। पायलट रहित परीक्षण विमान निशांत देखेंगे। तो यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे ज़मीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। पायलट रहित विमान देखेंगे। अगला लक्ष्य। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए परीक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग 3 सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। अगला आएगा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 चालक सहित 14 व्यक्तियों को लाया जा सकता है। IL-78 अगला देखेंगे IL-78 यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज़्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों की रखने की विशेष व्यवस्था है। काली 5000 अगला देखेंगे काली 5000 काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया गया है। यह एक शक्तिशाली भीम अस्त्र है जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होती हैं जो शत्रु के विमानों व प्रक्षेपास्त्रों को पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होंगी। अगला आएगा पिनाका। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 से 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किया जा सकते हैं जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। विविध में देखेंगे स्टील्थ प्रौद्योगिकी क्या है तो स्टील्थ वायुयान और स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैनिक युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान जहाज पनडुब्बियों मिसाइल और उपग्रहों को रडार इंफ्रारेड सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जाता है। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया। होल्टेन को 229 को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान में F-117 नाइट वॉक, द B-2 स्पिरिट, द F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 शामिल है। नोट है रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने पर समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। अगला है मानव रहित वायुयान ड्रोन्स जिसको बोलते हैं। ये ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें ज़मीन से नियंत्रित किया जा सकता है या जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से चालित होते हैं। ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 वर्गों में होते हैं। एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरे वो जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित होते हैं और ये सैन्य वायुयान से काफ़ी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं तथा फ्लाइट कर्मी को कोई खतरा नहीं होता। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, दूसरा कैमरा और संवेदकों का संचालन एवं निगरानी करता है, तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों कार्मिकों के साथ संपर्क में बना रहता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन्स का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया, लेकिन इनके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई। नोट है ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉच कीपर जिसे इजराइल कंपनी एबिट और ब्रिटेन की थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिसर CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बा गांव में 1963 में की गई थी। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह है कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व में प्रथम परख नली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परख नली शिशु विवादित हैं। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परख नली बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को किया गया, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में हिंदुजा ने के देखरेख में भारत के दूसरे परख नली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम परख नली शिशु मानता है। इयॉन बिलमुट जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से
कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया है। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग यूएसए में हुआ था। 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। केप टाउन के हॉस्पिटल ग्रूटसूर में यह ऑपरेशन हुआ, जिसमें डेनिस टारवेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वान्स्की को प्रत्यारोपित किया गया। अपरूपांतरण का एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस में से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। यह लेज़र किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु का चित्र त्रिआयामी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के माध्यम से के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। यह विज्ञान की आधुनिकता शाखा है। इसकी परिकल्पना 1949 में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट बीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 में मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे में स्थित है। न्यूट्रॉन बम क्या है? तो इस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है। टैंकों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। साल्टेड बम क्या है? तो साल्टेड बम नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को वॉल्ट व सोने के द्वारा साल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। माइक्रोवेव बम क्या है? तो माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। यहाँ तक कि वाहनों की इग्निशन प्रणालियाँ भी इसके द्वारा नष्ट हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाला इन बमों से कोई जनहानि नहीं होगी। वैक्यूम बम क्या है? तो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविकीय शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार को शस्त्र को प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। एडमिरल गोरशोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इसका निर्माण 1998 में जे.एम. किल्वी ने किया था। के कंप्यूटर क्या है? तो जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है। इसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप्स पर सेकंड है। सागा 220 क्या है? तो इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर, जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है। कोरोनोग्राफ क्या है? तो अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाले उपकरण क्रोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा गया है। पॉलीग्राफ क्या है? तो झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। यह मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। फैक्स क्या है? तो इसका पूरा नाम फॉरअवे जेरोक्स है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजा जा सकता है। रेवा क्या है? तो भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। रीएजेंट क्या है? तो यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु किया जाता है। इस रसायन की एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में यह पता लगा जा सकता है कि दूध प्राकृतिक अथवा सिंथेटिक है। सीडी स्ट्रिप्स क्या होते हैं? तो यह सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज़ पर 1 बूंद तेल डालने के बाद यदि वह गुलाबी हो जाए तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। सार्स क्या है? तो रहस्यमयी निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सोवायरस के रूप में चिन्हित किया गया है जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इसके रोगी को निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार खांसी आने पर सांस में तकलीफ बने रहने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो जाती है।
नेबिरेपिन क्या है, तो वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए सस्ती दवा नेबिरेपिन का विकास किया है। इस दवा की मात्र दो खुराकों से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया है। उसने बैसिलस थुरिजिएनिसिस यानी बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास में अंतरित किया है। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर तथा सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार किए गए हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 ईस्वी में डॉक्टर मिलस्टोन कोल्सलर एवं जर्मे द्वारा किया गया है। इस तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक्स इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया ऐसा बीज है जिनके अंकुरण से पौधे तो तैयार होते हैं किंतु उनसे अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं या भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड हैं। 1925 से 2023 तक थे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक प्रयोगशाला में 1968 ईस्वी में इस तकनीक का आविष्कार किया था। तत्पश्चात 1978 में इनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ। इसके लिए एडवर्ड्स को 2010 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगियों की पहचान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। TERLS प्रोग्राम 1974 ईस्वी में, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट यानी साइट प्रोग्राम अगस्त 1975 ईस्वी में अमेरिकी उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट यानी स्टेप प्रोग्राम का कार्यान्वयन इसरो तथा डाक तार विभाग ने फ्रांस, जर्मनी के सैम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 1979 ईस्वी तक किया। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल भारत का प्रथम भू स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेम सेल में एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की वृहद क्षमता निहित है। इससे विभिन्न रोगों के निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगी। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? प्रकाशिक तंतु। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशों की मोटाई लगभग 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिका के F. लेबिन को रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है, जिसने सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि की घोषणा की थी। रेडियो कार्बन का अर्थ कार्बन 14 की विघटन प्रक्रिया से संबंध रखता है। व्यक्तियों की जेनेटिक्स स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को NN फिंगरप्रिंट अथवा DNA प्रोफाइलिंग कहते हैं। DNA प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों को भी पहचान की जा सकती है। DNA प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की ज़रूरत पड़ती है। जैविकीय नमूने से खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर्य, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थि मज्जा अथवा किसी ऊतक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती हैं। ज्ञातव्य है कि DNA फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यालेक जेफरी ने किया था। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि वायुयान की गति और दिशा की स्थिति क्या है। विश्व का प्रथम ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कावारती में स्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अल्वड़ जल का उत्पादन करेगा। कैसिनी
नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्षयान है कैसिनी। अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान एवं चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिण फ्रांस के कद्रास नगर में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान गोवा ने हिमालय में काफ़ी ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र ध्रुवीय एवं क्रायोस्फीयर रिसर्च यानी पेसर स्थापित किया है, जिसे हिमांश कहा जाता है। यह 13,500 फीट यानी 4,000 मीटर से अधिक से ऊपर स्पीति, हिमाचल प्रदेश के एक सुदूर स्थान पर स्थित है। भारत का भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। सौर पार्क निर्माण जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। तेलंगाना में पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट संयंत्र विकसित किया जा रहा है। हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है तथा राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाते हुए दीव मार्च 2018 के प्रारंभ में सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। गौरतलब है कि दीव का क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है। जमीन की कमी के बावजूद लगभग 50 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। कुछ प्रमुख आधुनिक आविष्कार और आविष्कारक देखेंगे। एलईडी का आविष्कार निक होलो न्याक ने किया था। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटले ने किया था। लेज़र का आविष्कार टीएच मेमन ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहियर ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार वार्नर वॉन ब्रॉन ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल टी कोहेन ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट एवं मॉसली ने किया था। सुपर कंडक्टर का आविष्कार एच कैमरलिंग ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया था। आधुनिक रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार डैमलर ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ ने किया था। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख संस्थाएं देखेंगे। संस्था है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यानी NII। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न जांचकर्ताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का सुधार विस्तार जारी रखा ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके, इसकी विशेषता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे, इसका मुख्यालय पुणे में है और इसकी मुख्यता है कि इसे केंद्र ने अपने PhD कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और शोधार्थियों को बढ़ावा देने में और संरचनात्मक जीव विज्ञान, स्टेम सेल जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम करने में एक नई पहल की है। DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद, यह दोस्तों कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को कृषि जींसों के नमूनों की शुद्धता जांचने की सेवा प्रदान करता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यह कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को कृषि जींसों के नमूनों की शुद्धता जांचने की सेवा प्रदान करता है। जीव विज्ञान संस्थान, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। इस संस्थान का जोर संक्रामक रोग, जीव विज्ञान, जीन गतिविधियों एवं नियमन तथा ट्रांसलेशन शोध पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय मानेसर में है। यह केंद्र मिर्गी और ब्रेन मैपिंग पर बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण में लगा हुआ है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। यह केंद्र गंभीर रोगों के जीव विज्ञान, तीव्र रोगों के जीव विज्ञान तथा रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान इम्फाल, इसका मुख्यालय इम्फाल में है। यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जैव संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग में लगा हुआ है। अगला है राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, जिसका मुख्यालय कल्याणी में है। यह संस्थान स्वास्थ्य एवं रोगों के लिए जीनोमिकी में तीव्रता लाने तथा रोगों एवं स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी देने वाले जीनोमिक प्रमाण तलाशने में जुटा हुआ है।
अगला है क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसका मुख्यालय फरीदाबाद में है। यह केंद्र विविध विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इस संस्थान ने संक्रामक रोगों ब्रुसेलोसिस, थाइलेरियोसिस, बेब्सियोसिस, न्यूकैसल डिजीज वायरस, लेस्टोस्पायरोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मैस्टाइसिस, पेस्ट डी, पेटिस रू मेंटेनेंस मिनेंट्स, पेटिट पेटिस रू मिनेंट्स वायरस यानी पीपीआर तथा फुट एंड माउथ डिजीज़ पर तथा इन रोगों के निदान व रोकथाम के नए तरीके विकसित करने पर पहल है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका मुख्यालय मोहाली में है। यह केंद्र उसी स्थान पर बायोटेक क्लस्टर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों व प्रौद्योगिकियों में जुटा हुआ है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को असंगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित व संचयित किया जाता है। कंप्यूटर का विकास देखेंगे तो 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया। इसे पास्कलिन कहा जाता है। 1833 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की पहली परिकल्पना की। 40 वर्ष के अथक परिश्रम के बावजूद वे इसे बना न सके। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय उनकी शिष्या एडा ऑगस्टा लवलेस को जाता है। उन्होंने अपने नाम पर कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम रखा एडा। 1880 में हरमन होलोरिथ ने बेबेज की परिकल्पना को साकार किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो पंच कार्ड की मदद से सारा कार्य स्वचालित रूप से करती थी। हरमन होलोरिथ द्वारा पंच कार्ड के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास में महती योगदान दिया था। यही पंच कार्ड आज भी कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। 1937 ईस्वी में होवार्ड एकिन ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आधुनिक कंप्यूटर के सभी प्रमुख सिद्धांतों का विकास हुआ। गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एकर्ट एवं जॉन मॉसली ने विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC 1 यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का आविष्कार किया। इसमें स्विच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जॉन वॉन न्यूमैन का है। जॉन वॉन न्यूमैन ने 1951 में कंप्यूटर क्रांति को सही दिशा दी है। उन्होंने EDVAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसमें उन्होंने संचयित प्रोग्राम यानी स्टोर्ड प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर के कार्य के लिए द्विआधारी पद्धति के प्रयोग का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। कंप्यूटर तकनीक की पीढ़ियाँ देखेंगे। कंप्यूटर का विकास 5 विभिन्न चरणों में हुआ, जिसके आधार पर कंप्यूटर तकनीक को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। इन 5 पीढ़ियों के कंप्यूटर में अंतर उनके स्विचन अवयव के आधार पर किया जाता है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का काल था 1940 से 52। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब। मुख्य कंप्यूटर इसमें हैं EDSAC यानी EDSAC, EDVAC और UNIVAC। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था 1952 से 1964। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था ट्रांजिस्टर। इसमें मुख्य कंप्यूटर जो आए थे वो थे IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, CDC 3600 और एटलस और ICL 1901। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था 1964 से 71। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इसमें है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप। इसमें दोस्तों मुख्य कंप्यूटर थे IBM 360, IBM 370, NCR 395, CDC 1700 और ICL 2903। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था 1971 से अब तक का। यह मुख्य इलेक्ट्रॉनिक इसमें घटक है दोस्तों बृहद एकीकृत सर्किट यानी LSI। इसके मुख्य कंप्यूटर हैं एप्पल और DCM। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल है जिसका अनुसंधान जारी है और मुख्य इलेक्ट्रॉनिक इसमें घटक है ऑप्टिकल फाइबर।
कंप्यूटर के प्रकार देखेंगे। कंप्यूटर को उनके आकार एवं कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आकार पर आधारित वर्गीकरण। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये वस्तुतः एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के कंप्यूटरों को प्रायः व्यक्तिगत कंप्यूटर या पीसी के नाम से पुकारा जाता है। ऑफिस, घरों में या व्यवसायों में इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज क्षमता और आंकड़ों की बड़ी मात्रा का रखरखाव करने में अपनी सामर्थ्य के कारण आज इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर आकार तथा कार्यक्षमता की दृष्टि से छोटे होते हैं। इन पर एक साथ 20-30 टर्मिनल पर कार्य किया जा सकता है। यह माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक क्षमता वाला होता है। तीसरा आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर बड़े आकार के होते हैं और इनका डिज़ाइन स्टील के फ्रेम में लगा कर किया जाता है। इस कंप्यूटर की मेमोरी पीसी तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर सहभागिता तथा बहु कार्यक्षमता के द्वारा एक साथ अनेक व्यक्ति, कभी कभी 100 से अधिक व्यक्ति अलग अलग टर्मिनलों पर कार्य कर सकते हैं। चौथा आएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये अत्यंत जटिल संक्रियाओं को भी बहुत अधिक शीघ्र गति से करते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर अभी तक सबसे तेज कार्य करने वाला और सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं कि इनमें 32 या 64 समानांतर परिपथों में कार्य कर रहे माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से प्राप्त सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जा सकता है। इनमें उच्च भंडारण घनत्व वाली चुंबकीय बबल स्मृति या आवेशित युग्म युक्तियों यानी एमबीएम और मैग्नेटिक बबल्स मेमोरीज एमबीएम और चार्ज कपल्ड डिवाइस यानी सीसीडीज का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण छोटी सी जगह में सूचनाओं का बृहद भंडार संग्रहित किया जा सकता है। इनके लिए विशिष्ट प्रकार के वातानुकूलन की आवश्यकता पड़ती है। सुपर कंप्यूटर की जरूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे अनेक आंकड़ों को समानुक्रमित करना होता है। विश्व में विकसित सुपर कंप्यूटर देखेंगे। नाम है क्रे K1S। तो इसके निर्माण करने वाली संस्था है दोस्तों के रिसर्च कंपनी यूएसए की है। दूसरा है सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू। इसका निर्माण करने वाला संस्थान है आईबीएम यूएसए का। तीसरा कंप्यूटर है ब्लू जीन्स। निर्माण करने वाली संस्था है आईबीएम यूएसए की। कॉस्मोस सुपर कंप्यूटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके की है निर्माण करने वाली। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर देखेंगे तो एफएलओ सॉल्वर, ये निर्माण करने वाली संस्था है एनएएल बेंगलोर। दूसरा सुपर कंप्यूटर है पेस, इसको डीआरडीओ ने निर्माण किया था। तीसरा है परम 10,000, इसका निर्माण सीडैक पुणे ने किया था। चौथा है चिप 16, इसका निर्माण सी डॉट बेंगलोर ने किया था। पांचवा है दोस्तों मल्टी माइक्रो, इसका निर्माण आईआईएस बेंगलोर ने किया है। छठा है मैक, इसका निर्माण आईआईटी मुंबई ने किया है। और सातवां है अनुपम, इसका निर्माण बार्क मुंबई ने किया है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान करने में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान तथा उपग्रहों के प्रक्षेपण, कंप्यूटरीकृत परमाणु परीक्षण व प्रक्षेपास्त्र परीक्षण सहित बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में सुपर कंप्यूटर की सहायता से जटिल आंकड़ों को अनुसंधान कार्यों, जटिल प्रोग्रामों की एक श्रृंखला द्वारा विश्लेषण किया जाता है। पांचवा आएगा क्वांटम कंप्यूटर। कंप्यूटरों के उपर्युक्त प्रकारों के अतिरिक्त क्वांटम कंप्यूटर विकास की अंतिम अवस्था में है। यह सुपर कंप्यूटर से तीव्र गति से और जटिल से जटिल समस्याओं को सेकंडों में हल करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्वांटम कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क से भी उन्नत हो सकता है। यह फॉर्मेट के आखिरी प्रमेय जैसी पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समस्या जिसे हल करने में 300 साल लगते हैं, उसको भी हल करने में सक्षम होगा। गणित की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी समस्या रीमैन्स हाइपोथेसिस को भी क्वांटम कंप्यूटर कुछ समय में ही हल कर सकेगा। क्वांटम कंप्यूटर द्वारा सभी प्रकार के पेचीदा समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स जैसे भौतिकी के गूढ़ क्षेत्रों का प्रयोग किया जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट के स्थान पर क्यू बिट का प्रयोग किया जाएगा, जो 0 और 1 का एक अध्यारोपण होगा। केबी होता है किलोबाइट और 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट। एमबी होता है मेगाबाइट, 1 एमबी बराबर 1024 किलोबाइट होता है। जीबी होता है गीगाबाइट, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी होती है। मिप्स होती है मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एमएफएलओपीएस होता है मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। डिजिटल जानकारी के लिए माप की सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई का क्रम है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। दूसरा देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कार्य पद्धति के अनुसार कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। ये है अंकीय कंप्यूटर, जिसमें पहला आएगा अंकीय कंप्यूटर।
रोज़मर्रा की भाषा में जब हम कंप्यूटर शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसका सीधा अर्थ होता है अंकीय कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये सभी प्रकार की गणनाएं गिनकर करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं, लेकिन विशेषता यह होती है कि इनकी गणना अत्यंत शुद्ध होती है। इसमें किसी भी प्रकार की संक्रियाएँ की जा सकती हैं। दूसरा आएगा अनुरूप कंप्यूटर। एनालॉग एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो राशियों में अनुरूपता खोजना। एनालॉग कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। जिस प्रकार अंकीय कंप्यूटर राशियों को गिनकर कार्य करता है, उसी प्रकार अनुरूप कंप्यूटर मापकर व नापकर अपना कार्य करता है। इन कंप्यूटरों की मदद से की गई गणनाओं की यथार्थता बहुत शुद्ध नहीं होती, फिर भी 99% शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा आएगा संकर कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर में अंकीय एवं अनुरूप दोनों कंप्यूटरों की विशेषताओं का फ़ायदा उठाया जाता है। इनका उपयोग स्वचालित उपकरणों में बहुतायत में से किया जाता है। इस प्रकार का एक उपकरण रोबोट है, जिसकी सहायता से आजकल कई कार्य स्वचालित रूप में किए जा रहे हैं। चौथा है प्रकाशीय कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों के विकास क्रम में इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जिनमें एक अवयव को दूसरे से जोड़ने का कार्य ऑप्टिकल फाइबर के तंतु से किया गया है एवं गणना अवयव प्रकाशीय पद्धति पर बनाए गए हैं। पांचवा आएगा एटॉमिक कंप्यूटर। कार्नेगी विश्वविद्यालय में ऐसी परमाणविक कंप्यूटर पर अनुसंधान कार्य जारी है जो कि किसी खास प्रोटॉन परमाणुओं को एकीकृत परिपथ में बदल दे और कंप्यूटर को इतनी अधिक स्मृति क्षमता प्रदान कर दे कि ऐसा कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से 10,000 गुना क्षमता वाला हो जाए। कंप्यूटर की 4 मुख्य इकाइयाँ होती हैं। पहला निवेश इकाई, दूसरा केंद्रीय संसाधन इकाई, तीसरा बाह्य स्मृति इकाई और चौथा है निर्गम इकाई यानी आउटपुट यूनिट। डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा आवश्यकता अनुसार एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के सहयोग से डेटा को व्यवस्थित तथा संसाधित किया जाता है और अंत में आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डेटा या इन्फॉर्मेशन के रूप में निर्गमित किया जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस एवं गॉर्डन मूर ने 1971 में किया था। कंप्यूटर की इकाइयाँ आएंगी। इनपुट यूनिट आएगा जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, पंच कार्ड, डिस्क आदि आएगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आएगा और एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट आएगा। फिर आउटपुट यूनिट आएगा। आउटपुट यूनिट में स्क्रीन, प्रिंटिंग, डिस्क आदि आएंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आएगा दोस्तों सीएमयू यानी सेंट्रल मेमोरी यूनिट और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू। कंप्यूटर के कार्य देखेंगे तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला आंकड़ों का संकलन या निवेशन, दूसरा आंकड़ों का संचयन, तीसरा आंकड़ों का संसाधन और चौथा आंकड़ों या पर्याप्त जानकारी को निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या फिर यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में ही हो सकते हैं। अगला आएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश व निर्गम एकक आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर आएगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषाएं आएंगी। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला मशीनी कोड भाषा, दूसरा असेंबली कोड भाषा, तीसरा उच्च स्तरीय भाषाएं। पहला कंप्यूटर भाषा प्लेन कैलकुलेट थी। पहली भाषा देखेंगे मशीनी कोड भाषा। इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, आदेश कोड तथा स्थिति कोड। इन दोनों को 0 से 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 से 1 के विभिन्न क्रमों का भी प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। दूसरा आएगा असेंबली भाषा। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसे निमोनिक कोड कहा गया, जिसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, जंप के लिए जेएमपी लिखा गया। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया। तीसरा आएगा उच्च स्तरीय भाषाएं। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय आईबीएम कंपनी को जाता है। फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब हैं। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं निम्न हैं। पहला देखेंगे फोर्ट्रॉन।
कंप्यूटर की इस भाषा का विकास आईबीएम के सौजन्य से जे.डब्ल्यू. वेकस ने 1957 में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। दूसरा आएगा कोबोल। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर डिवीज़न बनता है। तीसरा आएगा बेसिक। यह अंग्रेजी के बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतर है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था। प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे का कार्य निष्पादित होते थे। अगला आएगा एल्गोल यानी एएलजीओल। यह अंग्रेजी के एल्गोरिदम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। पास्कल। यह एल्गोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल और बेसिक से भिन्न है। अगला आएगा कोमोल। यह कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। अगला आएगा लोगो। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। अगला आएगा प्रोलॉग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। अगला आएगा फोर्थ। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ए बी सी डी आदि एवं इंडो अरेबियन अंकों 0 1 2 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। नोट है, पायलट, सी++, लिस्प, यूनिक्स एवं सोनोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषा है। देखेंगे कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुँचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। कुछ मुख्य वायरस कंप्यूटर वायरस हैं। माइकलेंजलो, डार्क एवेंजर, किलो फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंजमोंगू एवं देसी। भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है जो चेन्नई में 1988 में प्रकट हुआ था। अगला देखेंगे नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे के संचार स्थापित तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं, जैसे प्रिंटर इत्यादि। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम और प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क आर्पानेट है। प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों तथा मानकों का समूह है जिसके नियमानुसार डेटा स्थानांतरण तथा आपस में एक दूसरे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। दूसरा आएगा नोड्स। किसी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन पॉइंट है जहां डेटा ट्रांसमिशन का अंत होता है या वहां से पुनः डेटा का वितरण होता है, उसे नोड कहते हैं। सर्वर क्या है। तो सर्वर मुख्य कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे पीसीज, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों के संग्रह को होल्ड करता है। अगला आएगा टर्मिनल। टर्मिनल क्या है। तो यह मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों को साझा इस्तेमाल के लिए उपयोग होता है। फिर आएगा डंब टर्मिनल। यह नगण्य इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर है। नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण देखेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस देखेंगे। नेटवर्क के लिए स्थापित करने के लिए प्रमुख उपकरण हैं रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर्स और गेटवे। नेटवर्क के प्रकार देखेंगे तो पहले आएगा लोकल एरिया नेटवर्क या फिर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवनों का एक छोटा समूह या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क है। वर्तमान लैन ईथरनेट तकनीकी पर आधारित है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचारण की गति तीव्र होती है। फिर आएगा वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन।
व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, देश महादेश में फैला नेटवर्क का जाल है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में सीएमसी द्वारा विकसित इंडोनेट वैन का एक उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तीसरा आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। मैन दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। यह शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? कैन कैन सीमित भौगोलिक क्षेत्र में लैन के जुड़ने से निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें प्रयोग होने वाले नेटवर्किंग है इक्विपमेंट हैं राउटर, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि कैंपस ओनर के द्वारा ओन्ड होता है। फिर आएगा नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनलों को आपस से जोड़ने का तरीका है या विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार देखेंगे तो पहला आएगा मेश नेटवर्क। यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इससे किसी भी स्रोत से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मेश नेटवर्क खर्चीला है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा हर नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डेटा प्रेषित किया जाता है। अगला आएगा स्टार नेटवर्क। इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है। बाकी नोड्स इससे जुड़े रहते हैं। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं। कोई एक केबल में कोई कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु अगर हब में कोई कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। फिर तीसरा आएगा रिंग नेटवर्क। इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे दिशा में संचार संभव है। चौथा आएगा दोस्तों बस नेटवर्क। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा है। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। डेटा प्राप्त करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वह बस से अपने पता ज्ञात कर डेटा प्राप्त कर सके। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। चलिए मॉड्यूलेशन क्या होता है देखेंगे। तो यह किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया है। यह मॉडेम के द्वारा संभव होता है। मॉडेम एक विद्युत यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजता है तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर भेजता है। मॉड्यूलेशन तीन प्रकार के होते हैं। पहला आयाम मॉड्यूलेशन। इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। तीसरा आएगा चरण मॉड्यूलेशन। इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल के फेज को डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। डेटा ट्रांसमिशन सेवा क्या है? तो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जिस सेवा का उपयोग होता है उसे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। इस सेवा को देने वाले को डेटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता कहते हैं, जैसे VSNL, BSNL और MTNL। डेटा ट्रांसमिशन सेवा निम्नलिखित है। डायल अप लाइन। तो डायल अप लाइन टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित है जो एक सिस्टम में बहुत सारे लाइनों तथा यूजरों से जुड़ा होता है। इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। इसे कभी कभी स्विच्ड लाइन भी कहा जाता है। यह पहले से विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड तकनीक भी डायल अप कनेक्शन के द्वारा ही उपयोग होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL क्या है? तो यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह डायल अप सेवा की तरह ही कॉपर टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है, परंतु यह डायल अप सेवा से काफ़ी तेज स्पीड प्रदान करता है। DSL सेवा के लिए DSL मॉडेम की आवश्यकता होती है जो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ती है। तीसरा आएगा लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन आवाज़ और डेटा दूरसंचार सेवा के लिए दो स्थानों को जोड़ती है। यह एक सिर्फ समर्पित लाइन नहीं है, बल्कि यह वास्तव में दो बिंदु के बीच आरक्षित सर्किट है। यह कम या ज़्यादा दोनों दूरी में संभव है। इसे समर्पित लाइन भी कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग उद्योगों द्वारा शाखा कार्यालयों को जोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह नेटवर्क ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ की गारंटी देता है। अगला आएगा एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क यानी ISDN। एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवाज़, डेटा और छवि का स्थानांतरण है।
इस सेवा के अंतर्गत आवाज़, डेटा या छवि डिजिटल रूप में भेजा जाता है, अतः शोर से बिल्कुल मुक्त रहता है। इस लाइन में कई उपकरणों को संलग्न किया जा सकता है और ज़रूरत के अनुरूप इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थात ISDN लाइन लोगों की पूरी संचार व्यवस्था की देखभाल कर सकता है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि डेटा का आदान प्रदान डिजिटल रूप में होता है। अगला आएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC क्या होता है। तो यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत डेटा पैकेज को आपस में आदान प्रदान करते हैं। वायरलेस तकनीक क्या है? वायरलेस तकनीक तो वायरलेस तकनीक जैसा कि नाम से ज्ञात है बिना तारों का तकनीक है, अर्थात इसके द्वारा डेटा का परिवहन बिना तारों या केबल के होता है। इस तकनीक के प्रयोग से केबल के खर्च भी बचत भी होती है और इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंगों आदि के द्वारा डेटा का परिवहन होता है। वायरलेस तकनीक के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं: टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल, सेलुलर फ़ोन, वाईफाई आदि। वाईमैक्स क्या है? तो वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है वाईमैक्स। यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है। यह तकनीक बिना केबल के 75 Mbps ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है। वायरलेस लोकल लूप क्या है? WLL तो यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति के प्रयोग से जुड़ते हैं। यह बेहतर आवाज़ तथा उच्च गति डेटा क्षमता प्रदान करता है। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान संभव नहीं है, वहाँ वायरलेस लोकल लूप तकनीक प्रभावी सेवा है। यह CDMA पर आधारित है। आजकल यह नेटवर्क के लिए लोकप्रिय साधन है। अगला आएगा इंटरनेट। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL द्वारा लोकप्रिय हुआ था। भारत में लोकप्रिय BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि हैं। इन कंपनियों का भारत में अनेक शहरों में DNS यानी डोमेन नेम सर्वर है, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। DNS सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के डोमेन नाम को IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करता है। वर्तमान समय में BSNL द्वारा 2 माध्यमों से इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। पहला है PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, दूसरा है ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटरनेट के आवश्यक घटक क्या हैं? तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न उपकरण होने चाहिए: पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉडेम क्या है? तो जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है, अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। यह मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम के दोनों ओर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक है। मॉडेम के स्पीड को BPS यानी बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। उपलब्ध स्पीड 9600 BPS, 28800 BPS, 33600 BPS है। इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड टेलीफोन सर्विस पर भी निर्भर करती है। आजकल टेलीफोन सेवा जो ISDN उपयोग करती है 128 kbps या इससे उच्च गति पर मॉडेम को इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम होता है। अतः मॉडेम ऐसी डिवाइस है जो डेटा को पल्स में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है या वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र निम्न हैं: नेटस्कोप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, NCSA, मोज़ैक, ओपेरा आदि। इन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब से आसानी अपनी पसंद की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र का उपयोग हम लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन का पता उस लोकेशन पर उसके पता टाइप कर जा सकते हैं। इस पता को URL कहते हैं यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। URL में प्रयुक्त हो रहे टूल्स और इंटरनेट पता जहां जानकारी मिल सकती है दोनों रहता है। जैसे URL होता है www.manipalgroup.com में टूल्स तथा HTTP है इंटरनेट पता है दोस्तों www.manipalgroup.com है। वेब ब्राउज़र के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज करना। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र खोलते ही यदि हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रयोग करते हैं तो स्टार्ट प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर सिलेक्ट करते हैं। जब वेब ब्राउज़र खुल जाता है
तब हम स्वतः होम पेज से शुरू करते हैं। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होम पेज होता है, जो विशेष वेबसाइट पेजों के डोरवे का काम करता है। होम पेज भी हम अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं या खाली रख सकते हैं। अब हम लोग जिस वेबसाइट का निरीक्षण करना चाहते हैं उसका यूआरएल टाइप कर खोल सकते हैं। फलस्वरूप उस साइट पर उपलब्ध सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इसके पीछे पेज पर जाने को बैक कहते हैं, आगे पेज जाने को फॉरवर्ड कहते हैं। परंतु ये बटन इन पेजों को हम खोल चुके हैं तो इनके बीच ही काम करता है। टूल बार के होम बटन पर क्लिक कर किसी भी वक्त होम पेज पर जा सकते हैं या दूसरा यूआरएल टाइप कर वेब पेज खोल सकते हैं। वेबसाइट वेब पेजों, चित्र, ध्वनि और एनिमेशन आदि का समूह है। या किसी भी वेबसाइट का नाम www से आरंभ होता है। जिस साइट का हम प्रायः उपयोग करते हैं उसे यूआरएल को बुकमार्क कर लेते हैं। इंटरनेट संबंधित शब्दावली क्या है? तो यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। या इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन का दर्शाता है। जैसे http://www.yahoo.com पर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर yahoo.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है तथा भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। TCP/IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है और यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। तीसरा, अपलोड क्या है? तो एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया अपलोड है। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए फ़ाइल की प्रतिलिपि डालते हैं तो उस फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं। चौथा, डाउनलोड क्या है? तो एक दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे हैं तो उसे डाउनलोड कहते हैं। गेटवे क्या है? तो यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो दो भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषित करता है। आईपी एड्रेस क्या है? तो आईपी एड्रेस 32 बिट न्यूमरिक फॉर्मेट 4 संख्याओं का एक समूह है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क पता होता है, दूसरा भाग नोड पता होता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक नोड का आईपी एड्रेस खास तथा अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए आईपी एड्रेस 202.54.15.178 में 202.54 नेटवर्क एड्रेस है, 15.178 नोड एड्रेस है। HTTP क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारित करता है। स्पैम क्या होता है? तो स्पैम इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है या अनसॉलिसिटेड तथा जंक ईमेल कहलाता है। डोमेन नाम क्या है? तो डोमेन नाम एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का यूआरएल अंत में डॉट के बाद के नाम को डोमेन कहते हैं, जैसे www.yahoo.com। तो .com डोमेन नेम है, यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है। फ्लैश क्या होता है? तो यह छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो वेब पेज पर चलते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है एवं एनिमेशन प्रदान करते हैं, फ्लैश कहलाते हैं। सर्फिंग क्या है? तो इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद व आवश्यक के अनुरूप साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना सर्फिंग कहलाता है। इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड क्या है? तो यह एक गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों या दूसरे ईमेल में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम डेटा या ईमेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह अल्फ़ा न्यूमेरिक या चिन्हों या अंकों एवं शब्दों का संयोजन हो सकता है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपकी लूसेंट की बुक से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप सभी ने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।